हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन इन वन शॉट सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग यूनिट 10 रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। नाउ इसकी अगर मैं वेटेज की बात करने से पहले थोड़ा सा दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं। सो इन केस आप मेरा लेक्चर पहली बार देख रहे हैं या आपने मुझे नहीं देखा है पहले, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच द डेमो लेक्चर्स ऑन द PW app. And my name is Dr. Diksha. I actually did my qualified NET English in 2019 July, and I have completed my PhD in 2025. I did my masters from Hindu College, University of Delhi in 2018. और मैं फिजिक्स वाला में पिछले 1.5-2 साल से इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ। इन केस आपको मेरे लेक्चर्स चेकआउट करने हैं, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, एप्लीकेशन पे डेमो लेक्चर्स है, चेक इट आउट। एंड मेरे YT क्लासेस एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 3 PM होता है। मेक श्योर दैट यू ज्वाइन, मेक श्योर टू स्विच ऑन योर नोटिफिकेशंस। सो मूविंग ऑन, आपको जो मैं पढ़ाती हूँ उसके क्लास नोट्स आर अवेलेबल फॉर फ्री ऑन द PW एप्लीकेशन एंड pw.live, जहां पे आपको फ्री बैचेस में एनरोल करना होता है। जैसे ही आप एनरोल करेंगे, जो मैं PPT पढ़ा रही हूँ उसका PDF अवेलेबल है। The PDF of the PPT that I teach is available, and you can definitely get it for free. उसको आप डाउनलोड करिए, पढ़िए, यूज करिए, spread the word, no problem. Now, in the last class, we basically talked about literary theory part 2. Part 1, part 2 actually दोनों combined आपने देखे होंगे। So, literary theory में जितने सारे हमारे theories हैं, movements हैं, हमने करा था। Now, in research methods and materials in English, देखो ये वाला ना जो है, ये overlapping unit है with paper 1. This is an overlapping unit with paper 1. So, जो हमारे फोकस रहेगा इस क्लास में, मैं बेसिकली फोकस करूंगी ऑन द एस्पेक्ट्स जो पेपर 1 में इतना कवर नहीं होता, उस पे फोकस करूंगी। सो आई टेल यू व्हाट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नाम है रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश, ये जो नाम है ये गैब्रियल ग्रिफिन्स का एक किताब से है। एंड इनके किताब में कुछ कुछ मेथडोलॉजीज, मेथड्स उन्होंने दिए हैं ऑफ रिसर्च इन इंग्लिश स्टडीज। ओके, सो उसके चैप्टराइजेशंस को हम करेंगे कवर, उसके चैप्टराइजेशंस को कवर करेंगे चैप्टर वाइज, क्योंकि विजुअल मेथोडोलॉजी, एथनोग्राफिक, ऑटोबायोग्राफिकल रिसर्च, इसमें से क्वेश्चंस आया है। जो बेसिक्स है रिसर्च के, वो आप जब पेपर 1 करते हो ना बच्चा, तब आप वैसे भी उसको कवर करते हो। जो बेसिक्स है, आई डोंट नीड टू कवर इट। व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च कैसे करते हैं, हाइपोथेसिस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, वो बेसिक्स आप वैसे भी पेपर 1 में कवर करते हो, मुझे रिपीट नहीं करना था। सो आई विल जस्ट फोकस ऑन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें, गैब्रियल ग्रिफिन्स के चैप्टराइजेशन एंड MLA फॉर्मेट स्पेसिफिकली जो 9th एडिशन है उसके बारे में मैं बात करूंगी आज, ठीक है, विस्तार से। तो लेट्स स्टार्ट। सो रिसर्च मेथड से शुरू करेंगे। नाउ रिसर्च मेथड्स फॉर इंग्लिश स्टडीज, स्पेसिफिकली रिसर्च मेथड्स फॉर इंग्लिश स्टडीज, इट्स अ फाउंडेशनल टेक्स्ट जो हमारे सिलेबसेस में भी प्रिस्क्राइब्ड होता है। अगर आप कभी रिसर्च करने जाओगे तो आपको यही वाला टेक्स्ट बताया जाएगा, क्योंकि जब मैंने अपनी PhD करी थी, ठीक है, जब मैंने अपनी PhD करी थी तो उन्होंने मुझे बताया था, माय गाइड बेसिकली टोल्ड मी दैट दिस इज द बुक दैट यू शुड फॉलो, यू शुड रीड। जस्ट अ सेकेंड, आई एम जस्ट हैविंग सम वाटर। हाँ, सो दिस इज द बुक दैट यू आर सपोज टू रीड। एंड ये जो किताब है, ये 2005 की छपी हुई किताब है। गैब्रियल ग्रिफिन्स इज द एडिटर। इसमें काफी सारे एसेज हैं रिगार्डिंग इंग्लिश स्टडीज में, स्पेसिफिकली हम किस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं, व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग रिसर्च इन इंग्लिश स्टडीज। तो यहाँ पे दिस वाज, एज आई सेड, फर्स्ट पब्लिश्ड, मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर रखा है, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2005, एडिटेड बाय गैब्रियल ग्रिफिन्स। इसके अंदर हमें दिखाया गया है कि कैसे कैसे कौन कौन से इंटरडिसिप्लिनरी मेथड्स हम फॉलो कर सकते हैं। आप पूरा किताब नहीं पढ़ सकते हो, मुझे पता है, इसीलिए मैं आपके लिए एक शॉर्ट वर्जन, एक समरी टाइप का वर्जन लेके आई हूं। सो ईच चैप्टर हैज अ डिस्टिंक्ट रिसर्च मेथड, has a proper research method, starting with textual criticism हो गया, autobiographical हो गया, ethnographic हो गया, from archival to quantitative to oral history, है ना,
तो आपको एज अ रिसर्च स्कॉलर भी इस किताब से काफी मदद मिल सकती है। तो कोई भी फ्यूचर पीएचडी आप कर रहे होगे, आप लोग फ्यूचर पीएचडी एस्पिरेंट्स भी होंगे या कोई पीएचडी अपना कर रहा होगा, तो उनके लिए ये बहुत ही सहायता पूर्वक किताब रहेगी। टू check it out. So we will go chapter wise, okay? So first is of course the introductory part, जहाँ पे वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं एंड वो इंग्लिश स्टडीज के बारे में बात कर रहे हैं कि भैया जो इंग्लिश स्टडीज था उसमें रिसर्च एक ही तरीके का होता था कि कोई शेक्सपियर के ऊपर क्रिटिसिज्म लिख रहा है, कोई ड्राइडन का कर रहा है, कोई पोप का कर रहा है, कोई ऑस्टिन का कर रहा है, कोई ब्रॉन्टे सिस्टर्स का कर रहा है, कोई हार्डी का कर रहा है, कोई डिकिंस का कर रहा है। बट व्हाट ही इज सेइंग, इस टेक्स्ट बेस्ड जो एनालिसिस था ना, प्योर टेक्स्ट बेस्ड एनालिसिस हुआ करता था, वहां से आज के डेट पे एंड ये 2000 मतलब ही टॉकिंग अबाउट द 21st सेंचुरी, अब तो हम और आगे चले गए हैं, हम फिल्म स्टडीज, कल्चरल स्टडीज, बहुत एरियाज में रिसर्च करते हैं, हम सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर में नहीं करते। तो टू मल्टीडिसिप्लिनरी इंक्वायरीज तक हमारी बात बढ़ गई है। यहाँ पे देर इज एन एनकरेजमेंट, इवन अभी आप भी जब रिसर्च करने जाओगे आप देखना, इंडियन माइथोलॉजी पे इज अ हॉट टॉपिक, डिसेबिलिटी स्टडीज, बॉडी पॉलिटिक्स, क्वियर थ्योरी, जेंडर पे तो बहुत काम हो रहा है, मेमोरी, ट्रॉमा स्टडीज, काफी सारे ऐसे एरियाज हैं विच आर लाइक द अपकमिंग एरियाज, ओके, विच make your life easier in a lot of ways. आप interdisciplinary digital humanities, okay, AI related studies, तो ये सारे जो interdisciplinary approaches है ना, इनको बहुत ज्यादा आज के डेट पे encouragement भी मिलती है। So as a researcher also you can definitely go ahead and यहाँ पे theoretical, empirical और creative strategies को आपको employ करने के लिए encourage किया जाता है। So archival work, autobiography, oral history, visual analysis, pictures, ठीक है, विजुअल आर्ट्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह ऑफर किया जाता है मास्टर्स इन इंग्लिश में दिल्ली यूनिवर्सिटी में। डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है, एथनोग्राफी क्या है, क्वांटिटेटिव अप्रोच आप इंग्लिश लिटरेचर में कैसे या इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, टेक्सचुअल एनालिसिस, इंटरव्यूज, राइट, ये सारी मेथड्स आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि कोई विक्टोरियन विमेन के डायरीज पे कोई रिसर्च कर रहा है, तो वो आर्काइव में जाएगा, आर्काइव में डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसको जाएगा खोजने के लिए, टेक्स्ट को भी एनालिसिस करेगा कि किस तरीके से उन्होंने क्या लिखा है और क्या बयां करा है। एंड इवन ओरल हिस्ट्री, अगर किसी की फैमिली में कोई है जिनके नाना परदादा परदादी व्हाटएवर, जिनके जनरेशंस ऑफ पीपल हैव लिव्ड, और इफ एनीवन इज अलाइव फ्रॉम द फैमिली, देन उनके बारे में भी आप रिसर्च कर सकते हो, राइट, उनके बारे में भी आप रिसर्च कर सकते हो। सो दिस इज हाउ दीज आर द सम ऑफ द मेथड्स। नाउ मल्टी मेथड अप्रोच, कि आप जब जैसे मान लो मैं ये विक्टोरियन वुमेन डायरी कर रही हूँ, मैं एक ही अप्रोच नहीं ले रही हूँ, मैं बहुत सारे मल्टीपल अप्रोचेस को साथ में फ्यूज करके आगे अपना रिसर्च करना चाहती हूँ ना। आर्काइवल मेथड्स क्या है, दिस इज अ चैप्टर रिटन बाय कैरोलाइन स्टीडमैन। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर वर्क में अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया हुआ है। ओके, सो आर्काइवल मेथड्स में we have something called as archives. Archives क्या होती है, लाइब्रेरीज में जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं, जो गैजेट्स होते हैं, सेंसस का डेटा हो गया, कुछ भी, एनीथिंग दैट यू रिकॉर्ड इज कॉल्ड एज एन आर्काइव। आर्काइव ऑफ लेटर्स, आर्काइव मान लो कि जॉन कीट्स ने अपने भाइयों को कौन से लेटर लिखे हैं, वो आर्काइव में है, उनके लेटर तभी आप पढ़ पाओगे जब आप आर्काइव में जाओगे और जॉन कीट्स के लेटर्स को निकाल के ला रहे हो, पढ़ रहे हो, और उससे हमें पता चलता है कि उन्होंने उन्हीं लेटर्स में से एक लेटर में नेगेटिव कैपेबिलिटी का टर्म कॉइन किया था, राइट। सो दैट इज व्हाट इज आर्काइव्स। लाइब्रेरीज, हिस्टोरिकल सोसाइटीज, डिजिटल रिपोजिटरीज का क्या मतलब है, स्टोर हाउसेस, राइट। सो दीज आर कॉल्ड एज योर आर्काइव्स। तो यहाँ पे आप प्राइमरी सोर्सेज, लेटर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, डायरीज, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, एफेमेरल मटेरियल्स, मतलब यहाँ पे मटेरियल ऐसा होता है कि वो आपके हाथ लगते ही टूट जाता है, तो इतना मतलब बहुत डेलिकेट, बहुत नाजुक मटेरियल होता है, पेपर जो सालों सालों से पड़ा हुआ है, किसी में दीमक लग जाता है। तो एफेमेरल का मतलब है कि टेम्पररी, कभी भी वो उड़ सकता है, उड़न छू सकता है, ठीक है। सो टेम्पररी मटेरियल्स आर देयर। नाउ व्हाट आर द मेथोडोलॉजिकल स्टेप्स हियर, कि हमें पहले रेलेवेंट आर्काइव्स को आइडेंटिफाई करना है, लोकेशन, पीरियड, सब्जेक्ट मैटर वगैरह ढूंढना है, ठीक है, कहाँ पे कौन सा आर्काइव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा रिसर्च है बॉम्बे में, ठीक है, या पारसी कम्युनिटी पे है, तो मैं बॉम्बे आर्काइव्स जाऊंगी। अगर मेरा रिसर्च सिंध कम्युनिटी पे है तो भी मुझे बॉम्बे और दिल्ली आर्काइव्स जाना पड़ेगा।
मेरा रिसर्च उड़ीसा के सॉल्ट प्रोडक्शन पे है तो मुझे उड़ीसा जाना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि मैं किस एरिया पे रिसर्च करूं। अगर मुझे उड़िया में ट्रांसलेशंस को देखना है तो भी मुझे उड़ीसा के आर्काइव्स में जाना पड़ेगा, राइट। एंड प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा केयरफुली हैंडल करना है, जहां पे आप ऑथेंटिसिटी देख रहे हो, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई देख रहे हो, क्यों लिखी गई ये देख रहे हो। देन आपको वहां पे एज अ रिसर्चर यू हैव टू ऑल्सो कैटलॉग, आपको बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, रेफरेंसेस लिखने पड़ते हैं, सो दैट आप ये जो एफेमेरल डिटेल्स, शायद वो आप डॉक्यूमेंट ऐसे हालत में भी नहीं होता जिसका आप फोटोकॉपी कर सको या आप उसकी फोटो खींच सको, अलाउड नहीं होता, तो आपको हैंड रिटन नोट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं आर्काइवल मेथड में। सो जैसे फॉर एग्जांपल कोई ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ एन ऑथर लाइक मैरी शेली, तो आप वहां पे देख रहे हो कि कैसे कैसे क्या क्या उन्होंने रिविजन्स करे थे फ्रैंकेनस्टाइन में, कितनी एडिशंस लिखी थी, क्यों लिखी थी, क्यों इतनी सारी रिविजन्स करे थे, राइट। तो यू हैव टू फॉलो समथिंग कॉल्ड एज आर्काइवल एटिकेट। कुछ कुछ बिहेवियर है जो आपको फॉलो करना है, जहां पे वो जो फ्रेजाइल और बहुत नाजुक से जो डॉक्यूमेंट्स है उनको प्रॉपरली आपको हैंडल करना है। एंड यू हैव टू कीप अ रिसर्च डायरी और लॉग फॉर ईच आर्काइवल फाइंड, सो दैट आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। ये एज अ रिसर्चर दिमाग में बिठा लो कि जहां से जो पढ़ रहे हो, ऑलवेज स्टार्ट मेकिंग योर बिब्लियोग्राफी एट द वेरी वेरी बिगिनिंग। ना ऑटोबायोग्राफी एज अ रिसर्च मेथड, ना ऑटो स्लैश बायोग्राफी, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी जो है वो खुद लिखी जाती है, बायोग्राफी किसी और ने किसी और के बारे में लिखी हुई, आत्मजीवनी एंड जीवनी, राइट। सो ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, आप किसी की लाइफ को पढ़ रहे हो, यू लुकिंग एट देयर लाइफ नरेटिव्स, इधर एन इंडिविजुअल सेल्फ नरेशन, खुद का नरेट किया हुआ, और किसी और का नरेशन। सो इसमें क्या होता है, आपको ये देखना है एज इन एन ऑटोबायोग्राफिकल रिसर्च कि दूसरे इंसान ने खुद के कौन से एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करा है। क्या उन्होंने फेम के लिए अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है? कई लोग ना पैसे के लिए और फेम के लिए, पॉपुलर होने के लिए लिखते हैं। इज इट ओनली फेम? इज इट ओनली प्रेजेंटिंग द पॉजिटिव इमेज? सिर्फ एक पॉजिटिव इमेज के लिए वो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है? क्या वो सिंपैथी गेन करने के लिए लिखी गई है, या एक अनबायस्ड ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है ना? क्या वो इंसान ने खुद को एक ऑथेंटिक तरीके से प्रेजेंट करा है? तो ऑटोबायोग्राफी के लिए आप एविडेंस ढूंढ सकते हो कि क्या ये सच में हुआ था जो ये इंसान बोल रहा है या बोल रही है, टाइमलाइन मैच कर रहा है। तो जैसे हमारी मम्मियां होती हैं, वो अगर जब हमसे सवाल जवाब करते हैं कि तू कहाँ गई थी उस दिन, और मैं बोलती हूँ कि मम्मी मैं उधर गई थी, मम्मी तुरंत, नहीं उस दिन तो तेरा फोन इतने बजे आया था, या तू इतने बजे घर से निकली थी, उस दिन तो बारिश हुई नहीं थी, तू झूठ बोल रही है। पकड़ लेते हैं ना, तो आपको झूठ पकड़ने होते हैं, ठीक है। सो हाउ डू ऑथर्स कंस्ट्रक्ट आइडेंटिटी, मेमोरी एंड ट्रूथ इन राइटिंग अबाउट देमसेल्व्स एंड अदर्स? किस तरीके से वो इन चीजों को कवर करते हैं, खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, खुद की माँ के बारे में, पिता के बारे में, भाई बहन के बारे में, बीवी के बारे में क्या बोला गया है, ठीक है ना। Placing an individual's life story within the broader cultural, historical और political frameworks, for example, कब लिखी गई है? अगर किसी ने अपनी आत्मजीवनी किसी इमरजेंसी टाइम में लिखा था, या फॉर एग्जाम्पल जैसे सैमुअल पेपिस का डायरी था, डायरी से भी हमें पता चलता है एक्चुअली काफी कुछ, बट जनरली कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑटोबायोग्राफी, कब लिखी गई है और उसका तात्पर्य क्या है, ठीक है ना। बैलेंसिंग प्राइवेसी, कंसेंट एंड द सब्जेक्ट्स पोर्ट्रेयल, प्राइवेसी, कंसेंट एंड द सब्जेक्ट्स पोर्ट्रेयल, कि किस तरीके से लिखी दिखाई गई है, और आप कौन से एस्पेक्ट्स को उनकी लाइफ के बारे में, कौन से एस्पेक्ट्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिपेंड करता है। एनालाइजिंग फॉर एग्जाम्पल एंजेला, माया एंजेलो को आई नो बाय द केशवर्ड सिंग्स, कि उनकी पर्सनल लाइफ किस तरीके से इनके वर्क्स में दिख रही है, तो उनका ऑटोबायोग्राफी पहले पढ़ो, बिकॉज इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। सो ऑटोबायोग्राफी, उनके लाइफ इवेंट्स और वर्क को आप साथ में पढ़ते हो, हेंस इट इज कॉल्ड एज ऑटोबायोग्राफिकल। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ऑटोबायोग्राफी ही पढ़ते हो, ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हो फिर उनका वर्क देखते हो और दोनों में तालमेल देखते हो कि कहाँ पे इन्फ्लुएंसेस है, ठीक है। तो ऑथर के एक्सपीरियंस पे यहाँ पे फोकस है कि उनके लाइफ का कौन सा एस्पेक्ट है जो हमें उनके वर्क में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज ओरल हिस्ट्री एज अ रिसर्च मेथड। नाउ ये जो ओरल हिस्ट्री का मतलब आपको पता ही है कि आप जाओगे, आप किसी से उनकी हिस्ट्री पूछोगे। सो फॉर एग्जाम्पल ऋतु मेनन का एक पार्टीशन पे ओरल हिस्ट्री का काम है, ऋतु मेनन का द अदर साइड ऑफ साइलेंस, आई एम सॉरी आई डू नॉट रिमेंबर द डेट ऑफ पब्लिकेशन, समवेयर इन द 20th सेंचुरी, द अदर साइड ऑफ साइलेंस। तो इसमें उन्होंने क्या करा है, जो औरतें हैं जिनके साथ रेप हुआ है, जिनके साथ वायलेंस हुआ है, जो किडनैप हुई थी, जिनके ऊपर असॉल्ट हुआ है ड्यूरिंग पार्टीशन,
उनका इंटरव्यूज उन्होंने लिया था। ओरल हिस्ट्री एज अ रिसर्च मेथड में आप ऐसे ही करते हो कि आप दूसरे लोगों के ओपिनियंस पूछते हो एंड किसी जिस चीज का रिकॉर्ड नहीं है, मान लो मैं किसी ट्राइबल एरिया में गई हूँ और उनकी ट्राइबल एरिया में लिखे लिखे में बहुत कम रिकॉर्ड है, मोस्टली ओरल हिस्ट्री है, तो मैं उस ओरल हिस्ट्री को लूंगी एंड उसको मैं अपने रिसर्च में यूज होंगी करूंगी। पर्सनल टेस्टिमनीज ऑफ हिस्टोरिकल और कल्चरल एक्सपीरियंसेस थ्रू वेरियस इंटरव्यूज एंड रिकॉर्डिंग्स, राइट। आपको देखना है कि आपको किसकी इंटरव्यू लेनी है। अगर आपको कोई इंसान है जो फ्रीडम फाइटर्स हैं या पार्टीशन एरा के टाइम के लोग हैं जो अभी भी जिंदा है और आप उसको अपने पार्टीशन लिटरेचर के साथ किसी तरीके से कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप इंटरव्यूज ले सकते हो। आप ओरल मेथड अपने काम में वो कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। ओरल मेथड ऑल्सो वहां पे काम आता है जहां पे आपको प्रॉपर इंटरव्यूज भी लेने, इंटरव्यू हालांकि अलग हो जाता है बट एनीवे। सो इंटरव्यू में आपका क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज यूजुअली होते हैं, सो दैट आपको स्टोरी टेलिंग और रिकलेक्शन में एक सेमी स्ट्रक्चर होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस आप बना के जाते हो, कुछ क्वेश्चंस आप ऑन द स्पॉट पूछते हो। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि प्रॉपर क्वेश्चन का सेट रेडी होता है, आप सीधा जाते हो और वो सवाल जवाब पूछते हो। नाउ कन्वर्टिंग रिकॉर्डिंग्स इनटू टेक्सचुअल आर्काइव्स, जहां पे आप रिकॉर्डर लेके जाते हो, रिकॉर्ड करते हो, फिर उसको ट्रांसक्राइब करते हो। ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब है, वॉइस टू टेक्स्ट। ट्रांसक्रिप्शन इज यूजुअली व्हेन यू कन्वर्ट वॉइस टू टेक्स्ट। देयर आर एआईज आल्सो व्हिच डू इट, हालांकि एक्यूरेटली नहीं कर पाते बट करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल लोकल रीडर्स को, आपको अगर हैरी पॉटर के पब्लिकेशन के टाइम पे क्या हुआ था, आपको स्टडी करना है कि पब्लिक परसेप्शन क्या था हैरी पॉटर जब पब्लिश हुआ था उस टाइम पीरियड में, बाद की बात नहीं, ठीक है, तब क्या हुआ था, कैसे वो इतना ज्यादा सेंसेशनल बन गया, कैसे वो इतना ज्यादा फेमस बन गया। यहाँ पे आपको लोकल रीडर्स के बारे में बात करना है, उनकी उनकी फर्स्ट हैंड पॉइंट ऑफ व्यू लेना है कि वो क्या बिलीव करते हैं, ठीक है, फर्स्ट हैंड अकाउंट्स, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे लेते हैं हम। Now, visual methodologies by Gillian Rose. So, visual method, this is basically a painting of Newton. Okay, Newton, जो जिन्होंने ग्रेविटी नेशनल पुल के बारे में बात करा था। So, this is a painting by William Blake, though. This is a painting by William Blake, and this is ancient days. उनका जो माइथोलॉजी था विलियम ब्लेक का, तो फोटो से हमें क्या क्या समझ आता है कि उनका नजरिया क्या है, उनका क्या विजन है। बड़े से बड़े पेंटिंग्स और पेंटर्स को पढ़ा गया है, मोनालिसा स्माइल्स, वो हंस रही है, वो सैड है, वो क्या है, किसी को नहीं पता, शी इज अ मिस्ट्री, राइट। तो बहुत सारे पेंटिंग्स को पढ़ा गया है। सो फॉर एग्जाम्पल ब्रुगेल का भी पेंटिंग है जिसपे W.H. ऑर्डन का एक पोएम है म्यूज डेब्यू आर्ट्स, वो भी पेंटिंग पे लिखी गई है। तो एनालाइजिंग इमेजेस, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, फिल्म्स, डिजिटल मीडिया और आज के डेट पे रील्स, ओके, ऐड रील्स टू दिस, तुम अगर रील्स को भी स्टडी करना चाहते हो, आप देखो कि कैसे थीम्स पे क्या सिंबल्स और कौन से कल्चर को ये फीड कर रहा है, कौन सी आइडियोलॉजी बता रही है हमें, राइट, कि फ्रेम, कलर, पर्सपेक्टिव, कौन से नजरिए से हमें डायरेक्टर दिखाना चाहते हैं। सो अभी जैसे वो पेद्दी करके कोई फिल्म आई है जिसमें जानवी कपूर का सेक्सुअलाइजेशन को लेके बहुत कॉन्वर्सेशंस चल रही है नेट पे, है ना, तो उनको क्यों इतना ज्यादा हाहाकार क्यों बच रहा है, क्योंकि 2026 में हम, और उनके कमर और उनके अजीब से, उनको बहुत ही डिमीनिंग तरीके से दिखाई गई है औरत के कैरेक्टर को, छेड़ना को नॉर्मलाइज करा गया है, राइट। सो मेल गेज, रॉरा मल्वी, दैट आल्सो कम्स अंडर योर विजुअल मेथोडोलॉजी। सो जहां पे आप विजुअल साइंस की, फॉर एग्जाम्पल अगर डायरेक्टर हमें एक व्हाइट स्पेस दिखा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर डायरेक्टर हमें एक व्हाइट स्पेस दिखा रहे हैं, व्हाट डज दैट मीन, दैट यूजुअली स्टैंड्स फॉर इंफिनिटी, या दैट यूजुअली स्टैंड्स फॉर जैसे अ डेड जोन, डिपेंड करता है कौन सा इमेज है। अगर एक काला सा कोई कौवा उड़ के जा रहा है कॉ करके, तो उसका मतलब है हॉरर, ओके। सो साइंस से पढ़ के हमें पता चलता है कि क्या मूवी और किसके बारे में है। कंसिडरिंग द प्रोडक्शन एरा, ऑडियंस एंड पर्पस बिहाइंड द विजुअल आर्टिफैक्ट्स, क्या प्रोपेगेंडा है, किस चीज के लिए बनाई गई है, तो क्यों बनाई गई है। सो विजुअल मेथोडोलॉजी में फॉर एग्जांपल मेरी एक फ्रेंड है, उसने अभी करा था डिसेबिलिटी रिप्रेजेंटेशन, इन 21st सेंचुरी फिल्म्स, इन 21st सेंचुरी हिंदी फिल्म्स। उसका यही पीएचडी था बाय द वे, ठीक है, उसका पूरा पीएचडी का टॉपिक ही यही था, राइट। तो व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट अमाउंट टू। तो फिल्म अडेप्टेशंस को भी हम स्टडी कर सकते हैं कि भैया बुक से, किताब से फिल्म बनाने में, और मोस्टली फिल्म अडेप्टेशन बहुत ही कूड़ा होता है, कुछ कुछ फिल्म्स अच्छे होते हैं, जैसे नेम सेक बाय झुम्पा लाहिरी इज अ गुड फिल्म अडेप्टेशन, बट एनीवे।
फिल्म अडेप्टेशन शेक्सपियर के पढ़ो, डायरेक्टोरियल चॉइसेस, भाई लाइटिंग क्या है, किस तरीके का कॉस्ट्यूम है, सिनेमाटोग्राफी कि कहाँ से कौन से एंगल से कौन से फोटो को दिखाई जा रही है, कितने दूरी से दिखाई जा रही है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो मैटर करती है, एंड ये फिल्म स्टडीज के अंडर भी आता है, ठीक है, ये फिल्म स्टडीज के अंडर भी आता है। नाउ डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है? डिस्कोर्स इज अ टर्म जो कि मिशेल फूको ने ऑब्वियसली पॉपुलराइज करा था। डिस्कोर्स इज हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके का लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, बी इट स्पोकन, बी इट रिटन, बी इट वॉटएवर, किस तरीके से लैंग्वेज के थ्रू मीनिंग कंस्ट्रक्ट होती है, पावर रिलेशंस दिखती हैं, आइडेंटिटीज बनती है और आइडियोलॉजीज शेप होती हैं। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस एक्सप्लोर्स हाउ टेक्स्ट और डिस्कोर्स परपेचुएट्स सोशल हायरार्कीज और चैलेंजेस देम। समझ रहे हो कि भाई कि किस तरीके से पता चलता है कि ये पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है ना, यहाँ पे औरतों को, जैसे मनुस्मृति की अगर डिस्कोर्स में बात करूं, मनुस्मृति का डिस्कोर्स इज एक्सट्रीमली डीमीनिंग टू विमेन, या ब्राह्मणिकल डिस्कोर्स है, मनुस्मृति है, या इफ अगर हम वेस्टर्न टेक्स्ट की बात करें तो वेस्ट हमारा रिप्रेजेंटेशन, इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन इन वेस्टर्न डिस्कोर्स पोस्ट कॉलोनियलिज्म में आ जाता है, राइट। पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स हो गया, फेमिनिस्ट डिस्कोर्स हो गया, लॉ का डिस्कोर्स हो गया, मेडिसिन का डिस्कोर्स हो गया, किस तरीके से बातों को रिप्रेजेंट करा गया है, किस तरीके से एक रेस को सुपीरियर बताई गई है, दूसरे को इंफीरियर बताई गई है, दैट इज व्हाट इज डिस्कोर्स एनालिसिस। जॉनरा बेस्ड आल्सो कि फॉर्म्स जैसे नॉवेल हो गया, एडिटोरियल हो गया, वो किस तरीके से एक सेट पैटर्न को फॉलो करते हैं, उससे मीनिंग कैसे इन्फ्लुएंस होती है। तो फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल स्पीचेस जहां पे शेक्सपियर के बारे में बात हो रहा है, जानबूझ के शेक्सपियर की रेफरेंस हो रही है, राइट, या कोई और वर्क है जहां पे रिटोरिकल स्ट्रेटेजीज को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या कोई भी कल्चरल नॉर्म्स, सो कॉल्ड कल्चरल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स को स्पीच के थ्रू बड़ा नॉर्मलाइज किया जा रहा है। अरे आप प्याज रख लो जेब में, आपकी गर्मी ठीक हो जाएगी। आयुर्वेदा में ऑफ कोर्स प्याज हैज गुड कूलिंग इफेक्ट, बट प्याज इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर 50 डिग्री टेम्परेचर्स। समझ रहे हो? तो कल्चरल नॉर्म्स को किस तरीके से शब्दों में छुपाया जाता है। और अभी तुम देख लो टीचर्स को लेके जो हो रहा है मीडिया में वॉर, ऑनलाइन टीचर्स को लेके, तो whatever, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट टू मच ऑन दैट। नाउ इंटरव्यूइंग लोकल रीडर्स हु एक्सपीरियंस द पब्लिकेशन, नहीं ये कहां से आ गया, ये तो रेपिटेशन है, सॉरी। नाउ चैप्टर 7 इज यूज ऑफ एथनोग्राफिक मेथड्स इन इंग्लिश स्टडीज। एथनोग्राफी क्या मतलब है? स्टडी ऑफ कम्युनिटीज, राइट। एथनोग्राफी का मतलब है भैया स्टडी ऑफ सर्टन कम्युनिटीज, राइट। एथनोग्राफी इज स्टडी ऑफ सर्टन कम्युनिटीज, ठीक है। ये एंथ्रोपोलॉजी से निकल के आती है। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे पर्टिकुलर कम्युनिटीज, जब एथनिसिटीज क्या होता है? हम सब इंडियन हैं, यस, बट इंडियन में भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइजेशंस है। इंडियन है पर्टिकुलर कौन से शहर से आते हैं, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, कोई बेडोइन ट्राइब से है, कोई पर्टिकुलर किसी बैकवर्ड क्लास से है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई एटसेट्रा एटसेट्रा, हर किस्म के लोग आते हैं। सो कम्युनिटीज बसी हुई है ना, पर्टिकुलर आइडेंटिटीज जो जिसको बिलोंग करती है। That is what they are saying. Observing and participating in cultural context of communities to gather qualitative data. And यहाँ पे पूरी की पूरी डेटा जो होती है वो क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटी डज नॉट रियली मैटर हियर। आप एक्सपीरियंसेस देखते हो, आप उस कम्युनिटी को जाके ऑब्जर्व होते हो। फॉर एग्जाम्पल गुजराती कम्युनिटीज, ठीक है, सर्टन गुजराती कम्युनिटीज हैव अ सर्टन वे ऑफ लाइफ। या अगर मैं राजस्थान में जाऊँ, डिफरेंट ट्राइब्स हैव डिफरेंट लाइफ। उड़ीसा जाऊँ, उड़ीसा में अलग अलग ट्राइब्स हैं। These communities have certain ways of living. So for example, अगर मैं लोहार कम्युनिटी की बात करूं, या अगर मैं ब्लैकस्मिथ्स की बात करूं, या मैं फैक्ट्री वर्कर्स की बात करूं, या मैं आर्टिजन्स जो लोग वो बनाते हैं, सर्टन आर्ट, सर्टन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो लॉस्ट हैं, बहुत कम लोगों को पता है उसके बारे में, तो उन्हीं चीजों के बारे में रिसर्च करना। सो इंग्लिश स्टडीज में क्या कर सकते हो कि आप क्लासरूम में एथनोग्राफिक मेथड भी अप्लाई कर सकते हो कि स्टूडेंट्स किस तरीके से किसी किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, एज अ कम्युनिटी वो किस तरीके से उस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उस टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, है ना। कम्युनल रीडिंग कि मान लो कि इंडिया में एक पर्टिकुलर तरीके से टेक्स्ट को पढ़ाया जा रहा है वर्सेस किसी गांव में कैसे पढ़ाया जा रहा है वर्सेस शहर में कैसे पढ़ाया जा रहा है। कम्युनिटी, आसपास कैसे लोग रहते हैं, वो इंटरप्रिटेशन को अफेक्ट करेगा कि प्रेमचंद एक गांव में किस तरीके से पढ़ाते हैं वैसे शहर में किस तरीके से पढ़ाते हैं। 100% उसमें डिफरेंस होगा, राइट। एंड इमर्सिंग इन लेट्स से लिटरेरी फेस्टिवल्स और फैन कन्वेंशंस, कि जो फैन कम्युनिटीज है
लिटरेचर फेस्टिवल्स होती है, वो एक अलग कम्युनिटी है, वो एक अलग तरीके से बिहेव करती है। तो उन सब चीजों को जब हम स्टडी करते हैं वो एथनोग्राफिक स्टडीज के अंदर आते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक बुक क्लब को देखते हो कि एक औरतों का एक बुक क्लब है जिसमें औरतों के फिक्शनल राइटर्स को डिस्कस किया जा रहा है, तो वो कैसे एक पर्टिकुलर वे में रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होगा बट फिर भी एक पर्टिकुलर तौर तरीका होता है जिसके थ्रू वो रिप्रेजेंट करते हैं। सो एथिकल कंसिडरेशन में इन्फॉर्म्ड कंसेंट, प्राइवेसी, एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन एंड बायस वगैरह हमें ध्यान देना होता है कि हम जिसकी इंटरव्यू ले रहे हैं, जिस कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उनका हमारे पास कंसेंट है, उनकी प्राइवेसी हम किसी तरीके से ब्रीच नहीं कर रहे हैं। जैसे आज के डेट पे प्राइवेसी तो हर किसी का ब्रीच होता ही रहता है, एंड उनको ठीक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम मिस रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, या हम उनके तरफ कोई प्रेजुडिस या बायस कह रहे वो तो ऐसे मांस मच्छी खाते हैं हम तो उनको जज करेंगे, या वो अरे वो तो प्योर वेजिटेरियन है, वो तो प्योर नॉन वेजिटेरियन है, वो पता नहीं क्या क्या खाते हैं, ऐसे नहीं। आपको एक अनबायस तरीके से जाके देखना है कि उनके रिचुअल्स, और पेट्रियार्की भी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है पेट्रियार्की है बट क्यों है, उसको वो किस तरीके से फॉलो करते हैं। हमारा एज ए रिसर्चर काम यहाँ पे है कि हम अनबायस तरीके से जाके उसको पढ़े और सोचे और समझे। नाउ नेक्स्ट इज नंबर्स एंड वर्ड्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स इन इंग्लिश स्टडीज। ठीक है, सो क्वांटिटेटिव मेथड्स जो है उसको कैसे करते हैं स्कॉलर्स ऑफ टेक्स्ट। इंग्लिश स्टडीज यूजुअली क्वालिटेटिव ही होता है, मैंने भी प्योरली क्वालिटेटिव करा है, आप लोग में से भी मैक्सिमम लोग क्वालिटेटिव करेंगे अंटिल एंड अनलेस आप डिजिटल ह्यूमैनिटीज पे जा रहे हो, या आप स्टाइलिस्टिक्स को पढ़ रहे हो, या आप लिंग्विस्टिक्स वगैरह में जो होता है उसमें क्वांटिटेटिव ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे फॉर्मेट और टेक्निकलिटी ज्यादा होती है, हमारा क्वालिटेटिव होता है। नाउ क्वांटिटेटिव अप्रोच में हमें लैंग्वेज, पब्लिशिंग, रिसेप्शन की कितने लोगों ने इस पर्टिकुलर नॉवेल को पढ़ा है, या कितने लोगों को ये नॉवेल पसंद है, जॉनरा कौन सा पसंद है, तो पब्लिक की जो हम पोल लेते हैं या सर्वे लेते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, तब हमें क्वांटिटेटिव मेथड की जरूरत पड़ेगी। कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स, इसके ऊपर एक बार सवाल भी आ चुका है, पीवाईक्यू में बताना भूल जाती हूँ, इस पे भी सवाल आ चुका है, एथनोग्राफिक मेथड पे भी सवाल आ चुका है। ठीक है, हाँ, तो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स क्या है, जहां पे आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो टू मेजर वर्ड फ्रीक्वेंसी, कॉलोकेशंस, मतलब कोई पर्टिकुलर वर्ड है जो पर्टिकुलर कम्युनिटी अगर यूज कर रही है बार बार, या स्टाइलिस्टिक फीचर्स अक्रॉस लार्ज टेक्स्ट सेट्स। ऐसा सिस्टम है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप 100 टेक्स्ट, 200 टेक्स्ट में देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो कि ये सारे लेट्स से विक्टोरियन एरा टेक्स्ट है। विक्टोरियन एरा टेक्स्ट में द वर्ड विक्टोरियन कितनी बार आता है, या क्वीन विक्टोरिया का जिक्र कितनी बार आता है, आप ये सारे डेटा निकालने के लिए कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स का यूज करते हो। या टू, फ्रॉम, एंड कितनी बार यूज हुई है, किस तरीके का लैंग्वेज यूज करते हैं, उस टाइम पीरियड का कोई पर्टिकुलर वर्ड है क्या जो वो लोग बार बार यूज कर रहे हैं और कैसे यूज कर रहे हैं। देन वी हैव स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, प्लॉटिंग, रीडिंग हैबिट्स, सेल्स फिगर्स, ओके, या लाइब्रेरी बोरोइंग पैटर्न। सो कौन सी सबसे ज्यादा किताबें बोरो होती है, जैसे मैं जब स्कूल में थी, मैं इनेड ब्लाइटन और वो गूजबम्प्स का जो किताब आता था वो सब चीजें बहुत पढ़ती थी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स आप देख सकते हो कि क्या है रीडिंग पैटर्न, व्हाट डज द करंट जनरेशन लाइक टू रीड, व्हाट डज द करंट जनरेशन लाइक टू सी। जैसे वो टेरिबली टाइनी टेल्स का एक बार आया था कि दो तीन तीन लाइन में पूरी पूरी आप कहानियां बता रहे हो। देन सर्वेज एंड क्वेश्चनर्स के थ्रू आप न्यूमेरिक डेटा जब गैदर करते हो कि रीडर के ओपिनियन लेते हो कि उनको कौन सा जॉनरा पसंद है, या कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट वो पढ़ना चाह रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट को वो चुनते हैं, या टेक्स्ट मूवी अडेप्टेशन, whatever it is, आप जब भी फिगर्स और डेटा इनकॉर्पोरेट करते हो अपने रिसर्च में तो वो कहलाएगा क्वांटिटेटिव। ठीक है, नाउ वर्ड यूजेज फ्रीक्वेंसी इन विक्टोरियन वर्सेस मॉडर्न नॉवेल्स, है ना, कि किस तरीके से लैंग्वेज चेंज हुआ है ओवर द पास्ट 100 years। अगर मुझे लैंग्वेज चेंज को ट्रेस करना है तो मैं इस तरीके से इसको ट्रेस करूंगी। ठीक है, एंड सैंपल साइजेस आपको बड़े बड़े लेने चाहिए ताकि आपको पता रहे कि जो आप रिजल्ट्स ला रहे हो वो सटीक है, रिलायबल मतलब रिपीटेबल है, रीआइटरेबिलिटी है, ओके, रिपीटेबल है। ठीक है, ना टेक्सचुअल एनालिसिस जो हम सब करते ही हैं। नाउ दिस इज कैथरीन बेल्सी। सो टेक्सचुअल एनालिसिस इन्वॉल्व्स, इसको थोड़ा मैं एक्सपैंड कर देती हूँ इन केस आपको बेटर हो, this will be better for you. So textual analysis is a method used to interpret and understand written or wait a second, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, हाँ, to understand written or spoken language to gain an understanding of meanings produced through the text। की टेक्स्ट हमें क्या बता रहा है, टेक्सचुअल एनालिसिस बेसिकली टेक्स्ट की एनालिसिस होती है।
स्ट्रक्चर का, कंटेंट का हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट का हो सकता है कि ये टेक्स्ट बताना क्या चाह रहा है, कौन सी आइडियोलॉजी को रिवील कर रहा है या किसका पक्ष ले रहा है या ले रही है, आइडियोलॉजी है, ठीक है, या कोई पॉलिटिकल अंडरटोन है, पॉलिटिकल है, सटायर है, जो भी है, ठीक है, वॉट एवर इट इज। तो key ideas, analyzing the rhetorical strategies and considering the cultural, historical and social factors। तो इसमें हम बैकग्राउंड देखते हैं कि कब लिखी गई थी, क्यों लिखी गई थी, कि किसी के पेट्रनेज में लिखी गई थी, किसी को प्लीज करने के लिए लिखी गई थी, या न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स देखने हैं कि भैया ये जो फॉर एग्जाम्पल नसबंदी का पॉलिसी आया था राजीव गांधी के टाइम पे, उसके पीछे बहुत कारण था, जबरदस्ती इंप्लीमेंट हुआ, इंप्लीमेंटेशन बहुत खराब हुआ, बट वो पॉलिसी आई क्यों थी? हर पॉलिसी के पीछे एक कहानी होती है, राइट? तो मुझे वो कहानी देखना है कि अगर पब्लिक कंपनीज को मुझे देखना है कि भाई किस तरीके से वो एनवायरमेंट को, मान लो इको क्रिटिकल स्टडीज में कर रही हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि कंपनीज क्या एक्चुअली डू दे केयर अबाउट द एनवायरमेंट, और इज इट जस्ट ऑन पेपर कि वो हमने 100 ट्रीज प्लांट करे बट हमने 1000 ट्रीज काटे हैं, लेट्स से, ठीक है। तो थीमेटिक कोडिंग, वर्ड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, एवरीथिंग कम्स अंडर योर टेक्सचुअल एनालिसिस, ठीक है। तो ये बहुत ट्रेडिशनल एनालिसिस है, ये बहुत टाइम से हमारे लिटरेचर में होता आ रहा है, इट इज नथिंग वेरी न्यू, ठीक है, इट इज नथिंग वेरी न्यू, ये बहुत टाइम से लिटरेचर में एज होता आ रहा है। क्लोज रीडिंग की स्टाइल, फॉर्म, कंटेंट, नरेटिव, वॉइस, पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीथिंग। सो थियोरेटिकल एनालिसिस में हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव, पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव, न्यू हिस्टोरिसिज्म, व्हाटएवर, ठीक है। देन कंपैरिजन कि एक ही टेक्स्ट के अलग अलग वर्जन्स किस तरीके से अलग है और क्यों है। जैसे आई रिमेंबर क्लॉकवर्क ऑरेंज बाय एंथनी बर्जेस, उसके दो एंडिंग्स है, एक अच्छा एक बुरा, क्यों, व्हाई डिड ही डू दैट, एंड उसको कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में मर्ज करके देखना। नाउ नेक्स्ट इज इंटरव्यूइंग। इंटरव्यूइंग ऑब्वियसली सबको पता है इंटरव्यूज क्या है, ठीक है, कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस बनाओगे, कैसे पार्टिसिपेंट्स को एलैबोरेट करोगे एंड क्या समझने की कोशिश करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा इंटरव्यू। मान लो आप इंटरव्यू ले रहे हो अपने ऑथर का, जिस ऑथर के बारे में आप लिख रहे हो, आप उस ऑथर का इंटरव्यू लेना चाहते हो। मान लो मैं रस्किन बॉन्ड के ऊपर लिख रही हूँ, मुझे रस्किन बॉन्ड से डायरेक्टली बात करना है, तो मैं उनका इंटरव्यू लूंगी, स्ट्रक्चर तरीके से लूंगी, मेरे रिसर्च के अराउंड लूंगी। मैं ऐसे रिसर्च करूंगी कि रस्किन बॉन्ड की अपनी लाइफ उन्होंने कैसे अपने वर्क्स में पूरा पूरा समेटा है, ये डाला है, तो मैं उसी तरीके से क्वेश्चन लेके जाऊंगी कि एज अ पोएट आप अपने, एज अ राइटर आप अपने ऑथर पर्सना और ऑथर के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करते हो, कैसे समझते हो, क्या करते हो, राइट। स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशंस। स्ट्रक्चर्ड में सारे क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को लेके पीवाईक्यू आ चुका है 2024 में। सो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है वेयर ऑल क्वेश्चंस आर प्रीसेट, ऑल क्वेश्चंस आर डिसाइडेड ऑलरेडी, ठीक है, आर प्री डिसाइडेड, आप ऑन द स्पॉट कुछ नहीं पूछोगे। सेमी स्ट्रक्चर्ड में आधा प्री डिसाइडेड, आधा आप ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियसली पूछ सकते हो। अनस्ट्रक्चर्ड में आप सीधा सीधा जाते हो और पूछते हो, ठीक है, सीधे सीधे जाते हो और पूछते हो। नाउ गेनिंग इनसाइट्स ऑन क्रिएटिव प्रोसेसेस और एडिटोरियल चॉइसेस। जैसे ऑथर से हम पूछेंगे कि आपने कैसे, व्हाट इज योर क्रिएटिव प्रोसेस, आपने कैसे करा। एडिटर से पूछते हैं आपने ये एडिट क्यों करा, क्योंकि एडिटर्स का भी बहुत की रोल होता है व्हेन इट कम्स टू नॉवेल्स एंड इट कम्स टू सर्टेन बुक पब्लिकेशंस में। एडिटर हैज अ इन्यूमरेबल रोल टू प्ले, वो बैक एंड मतलब पीछे होते हैं, पता नहीं चलता है। जैसे डायरेक्टर्स में भी एडिटर्स होता है, फिल्म्स के भी एडिटर्स होते हैं, एडिटर डिसाइड करता है भाई कि क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, ठीक है। रीडर से पूछना है कि रियल वर्ल्ड ऑडियंस किस तरीके से उनको टेक्स्ट के साथ वो कैसे एंगेज करते हैं, उनका इंटरव्यू लो कि उनको क्या महसूस हुआ, क्या फील हुआ, क्या प्रेफर करते हैं, राइट। लाइब्रेरियन आर्काइव, सो अगर तुम्हें लाइब्रेरियंस और आर्काइव से पूछना है कि आप लोग कैसे सेटिंग करते हो, कैसे आप कैटेगराइज करते हो, कैटलॉगिंग कैसे करते हो, और क्या किस चीज को आप प्रायोरिटी देते हो, आप डिसाइड कैसे करते हो कि कौन से बुक्स को रखना है, कौन से बुक्स को नहीं रखना है, ठीक है। तो ये सब चीजें आ जाती है हमारी इंटरव्यूज के अंदर, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू एमएलए फॉर्मेट। बस दो ही चीजें मुझे बतानी थी, एक वो बता दिया, अब मैं एमएलए पे आऊंगी सीधा। मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ना एमएलए फॉर्मेट इज द मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्मेट, दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्मेट फॉर लिटरेचर स्टूडेंट्स, ठीक है।
एंड ये होता क्या है, आई होप यू नो, कि इससे साइटेशन और आपका रिसर्च पेपर और आपका थीसिस का एक सेट फॉर्मेटिंग है, ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो आपको फॉलो करना है। कोई भी टॉपिक पे लिखो वो दिखना सेम चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए आपके थीसिस में या आपकी रिसर्च पेपर में, ठीक है, फॉर लिटरेचर स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली। एंड इसका फुल फॉर्म है मॉडल लैंग्वेज एसोसिएशन। दिस वाज फाउंडेड इन 1883 इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसको लेके पीवाईक्यू आ चुका है। एंड ये ह्यूमैनिटी, स्पेसिफिकली लिटरेचर, लैंग्वेजेस, कल्चरल स्टडीज एंड इंग्लिश में यूज होता है एमएलए, ठीक है। नाउ एमएलए इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इज दिस थिंग इंपॉर्टेंट? नाउ एमएलए जो है, एमएलए जो है गिव्स प्रॉपर क्रेडिट टू ओरिजिनल ऑथर्स। प्लेजरिज्म अवॉइड करने के लिए आपको साइटेशन सही से करना बहुत जरूरी है, राइट? यू शुड हैव प्रॉपर साइटेशंस, राइट? प्लेजरिज्म को अवॉइड करना है। प्लेजरिज्म के टाइप्स आप पेपर 1 में पढ़ते हो, इसीलिए मैं एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। अवॉइड्स प्लेजरिज्म, मेक्स एकेडमिक वर्क प्रोफेशनल, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देता है, फॉर्मेटिंग है ना। जैसे एपीए क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इट इज टू गिव योर पेपर अ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड स्पेशली अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है ना। रीडर्स को लोकेट करने में सोर्सेस, तो आपकी बिब्लियोग्राफी जो होती है, जो वर्क साइटेड सेक्शन होता है, अगर मैं आपका पेपर पढ़ रही हूँ या मैं आपके पेपर को देख रही हूँ, मुझे आगे कुछ देखना है, तो मैं वर्क साइटेड सेक्शन जाऊंगी ना, अच्छा इसने ये वीडियो का एनालाइज करा है, ये वीडियो मुझे देखना है, या अच्छा मुझे इसके ऊपर फर्दर कुछ एनालिसिस करना है। सो एज अ रिसर्चर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सोर्सेस को अच्छे से साइट करें। इवन इफ आप पैराफ्रेज करो, इवन इफ आपने रिमोटली पढ़ा है, कहीं पर आपने रिसर्च में यूज किया रहा है, कुछ भी पढ़ते हो साइट कर दिया करो, जितने साइटेशंस उतना अच्छा, ओके। स्कॉलरली क्रेडिबिलिटी, आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है। इट इज अबाउट ट्रस्ट कि अच्छा इस बच्चे ने ना यहां से पढ़ा है। अगर मैंने एआई भी यूज करा है, आज के डेट पे आप एआई को भी डाल सकते हो कि देखो दिस इज व्हाट आई हैव टेकन फ्रॉम एआई, दिस इज एआई जनरेटेड कंटेंट, यू शुड बी ऑनेस्ट इन योर वर्क्स। तो मैं जैसे ऑनेस्टली बोलती हूँ, हाँ भाई ये तो एआई जनरेटेड है ही जो मैं यूज कर रही हूँ, मैं कंटेंट देती हूँ, मैं एआई से फॉर्मेटिंग कराती हूँ, बट मैं बुक्स यूज करती हूँ फॉर हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, फॉर लिटरेरी थ्योरी, बुक्स से एआई के थ्रू फॉर्मेटिंग कराती हूँ, राइट? दैट इज द रोल ऑफ एआई। नाउ एमएलए में अभी का जो लेटेस्ट एडिशन है वो है 9th एडिशन। इससे पहले 8 और एडिशंस आ चुका है, ठीक है, इससे पहले 8 और एडिशंस आ चुका है। Now a question for you people, there's a question for you people, when was the first edition of MLA handbook published? When was the first edition of MLA handbook published? ठीक है, बताना, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। चैप्टर्स कौन कौन से हैं? पहला चैप्टर है इसमें फॉर्मेटिंग योर रिसर्च प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे वो बेसिक्स बताते हैं आपको कि कैसे फॉर्मेट करना है, पेपर लेआउट के बारे में बताते हैं, मार्जिन्स के बारे में बताते हैं, हेडिंग कैसे होना चाहिए, सब हेडिंग कैसे होना चाहिए, छोटी छोटी डिटेलिंग टेक्निकलिटीज आपको बताया जाता है। दूसरा है मैकेनिक्स ऑफ प्रोज, जिसको लेके पीवाईक्यू आया था कि मैकेनिक्स ऑफ प्रोज में है क्या। स्पेलिंग, पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन और नंबरिंग के बारे में बात हो रही है। किस तरीके का स्पेलिंग आपको यूज करना है, कहाँ पे कैपिटल, कहाँ पे लोअर केस, अपर केस यूज करना है, कहाँ पे पंक्चुएशन, किस तरीके का पंक्चुएशन यूज करना है, एंड नंबरिंग कि बुलेट लिस्ट में डाल रहे हो, न्यूमरल्स कहाँ यूज कर सकते हो, डेकेड्स को कैसे नंबर कर सकते हो, ठीक है, ऑल दीज डिटेल्स। दिस इज अ न्यू एडिशन, इसके ऊपर भी पीवाईक्यू आ चुका है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव लैंग्वेज, दिस इज बेसिकली टू डू विथ नॉन, मतलब डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एकेडमिक लैंग्वेज, नो बायसेस, आपको कम्युनिटी, ऑल कम्युनिटीज शुड बी रिस्पेक्टेड, ऑल कम्युनिटीज शुड बी रिस्पेक्टेड। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज हमें यूज करना है, जेंडर न्यूट्रल, मैन मेड वर्ल्ड नहीं, ह्यूमन मेड वर्ल्ड, पुलिस मैन नहीं, पुलिस पर्सन या पुलिस, दैट्स इट, ठीक है। फायर मैन नहीं, फायर पर्सन, ओके। स्पोर्ट्स मैन नहीं, स्पोर्ट्स पर्सन, okay, so gender neutral terms, no biases and no communities should be insulted.
तो हर चीज को देख रेख के लैंग्वेज में आपका बायस या आपका किसी भी तरीके का इंसल्ट नहीं होना चाहिए ना। डॉक्यूमेंटिंग सोर्सेज एंड ओवरव्यू, जिसमें प्लेजरिज्म के बारे में बात किया है इन्होंने, आप किस तरीके से सोर्सेज आपका सॉर्टेड रहना चाहिए। लिस्ट ऑफ वर्क साइटेड, किस तरीके से वर्क साइट करेंगे, वेबसाइट से लेके, सोशल मीडिया से लेके, मूवी से लेके, मतलब बुक से लेके सोशल मीडिया तक हर चीज इन्होंने कवर करी है। एंड फाइनली वर्क साइटेड सेक्शन आपका किस तरीके से होना चाहिए, दैट इज चैप्टर 6। ठीक है, चैप्टर 1 फॉर्मेटिंग योर रिसर्च प्रोजेक्ट, फिर मैकेनिक्स ऑफ प्रोज, फिर इंक्लूसिव लैंग्वेज, फिर डॉक्यूमेंटिंग सोर्सेज, लिस्ट ऑफ वर्क साइटेड एंड साइटिंग सोर्सेज इन द टेक्स्ट। ना जनरल पेपर का फॉर्मेटिंग रूल क्या क्या आपको फॉलो करना है। मार्जिन 1 इंच का ऑल साइड से, ठीक है, 1 इंच मार्जिन ऑन ऑल 4 साइड्स, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। फॉन्ट 12 पॉइंट टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, या अगर आप कोई और भी यूज करो, क्लैरिटी होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जबरदस्ती का कोई स्टाइल वाला नहीं डालना है। सिंपल टाइम्स न्यू रोमन या एरियल और कैलिब्राई कुछ भी आप कर सकते हो, बट कंसिस्टेंट होना चाहिए। पूरे डॉक्यूमेंट में सेम फॉन्ट होना चाहिए, फॉन्ट इधर उधर नहीं होना है। स्पेसिंग डबल स्पेस होना चाहिए, ठीक है, सारे टेक्स्ट हो, कोटेशन हो, वर्क साइटेड हो, सब कुछ डबल स्पेस होना चाहिए। पैराग्राफ इंडेंटेशन, फर्स्ट लाइन ऑफ एवरी पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन ऑफ एवरी पैराग्राफ हाफ इंच, ठीक है। टैब की जब आप एक बार दबाते हो तो हाफ इंच, जब आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे जा रहे हो, हाफ इंच मार्जिन होना चाहिए। नो एक्स्ट्रा स्पेस बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ्स और हेडिंग्स। पेज नंबर प्लस हेडर में, हेडर वाले सेक्शन में, ये मैं आपको अभी डिस्प्ले करके बताऊंगी, ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट नेम प्लस पेज नंबर इन द टॉप राइट कॉर्नर। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा नाम है सामंतराय 1 2 3 4 एंड हाफ इंच मार्जिन से स्पेस होता है, सो आई विल शो यू व्हाट दिस मींस। दिस इज कॉल्ड एज द हेडर। ये जो पोर्शन होता है ना पेज के ऊपर का, पेज के ऊपर का जो मार्जिन से ऊपर होता है, 1 इंच मार्जिन होता है, ये देखो ये 4, ये हर जगह से आपको 1 इंच मार्जिन चारों तरफ से छोड़ना है, ये होता है हेडर, इसको कहते हैं हेडर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द हेडर एंड फुटर। हेडर और पेज के नीचे जो होता है उसको फुटर कहते हैं, ठीक है। हाँ, now MLA हेडर, लास्ट नेम, पेज नंबर, राइट अलाइंड, हाफ इंच डाउन, हाफ इंच बीच में आपको इसको रखना है, यहां से भी हाफ इंच है। देन आपको ऐसे देखना है, हेडिंग जो है डबल स्पेस, देख रहे हो कितना कितना स्पेस है, ये जो स्पेस है इसको डबल स्पेसिंग कहते हैं। आपने अपना जो भी डिटेल्स रखा, ये आपका टाइटल आएगा ऐसे सिंपल, एंड फिर आपका जो ये देखो ये है हाफ इंच इंडेंट, इसको कहते हैं हाफ इंच इंडेंट। इसको लेके भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। ये जो स्पेस है ना पैराग्राफ के बिगिनिंग में, उसको हाफ इंच इंडेंट कहते हैं, ठीक है ना। इनटेक्स्ट साइटेशन से पहले कोर एलिमेंट्स पढ़ लो, कोर एलिमेंट्स के ऊपर भी पीवाईक्यू आ चुका है, ठीक है। कोर एलिमेंट्स क्या है, हमें पहले शुरू करना है ऑथर से। ऑथर का क्या रहेगा, लास्ट नेम पहले रहेगा, ठीक है, लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम, देन फुल स्टॉप, उसके बाद शुरू होगा इंफॉर्मेशन। कोई आर्टिकल लिया है, कोई पोएम लिया है, कोई चैप्टर लिया है, तो वो रहेगा डबल कोटेशन में यूजुअली। सो मान लो इफ आई वांट टू से लीव्स ऑफ ग्रास, मान लो, ठीक है, मैं चाहती हूँ लीव्स ऑफ ग्रास लिख लूं, लीव्स ऑफ ग्रास डबल कोटेशन, इसमें जैसे विटमिन वॉल्ट, विटमिन वॉल्ट, लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक है। कंटेनर कौन सी किताब से ली है, ये तो मैंने देखो, अच्छा लीव्स ऑफ ग्रास पोएम, अच्छा लीव्स ऑफ ग्रास इज अ पोएम टेकन फ्रॉम द किताब लीव्स ऑफ ग्रास, समझ रहे हो, लीव्स ऑफ ग्रास में ही लीव्स ऑफ ग्रास पोएम है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ले लेते हैं, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। एंड किताब का नाम जो है वो आइटलिक्स में से टेढ़ा, आइटलिक्स में, ठीक है, कर्सिव, लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक है। टाइटल ऑफ कंटेनर आइटलिक्स में रहेगा। अगर कोई एडिटर है, कोई ट्रांसलेटर है, तो एडिटेड बाय सो एंड सो आपको लिखना पड़ेगा, एडिटेड बाय, ट्रांसलेटेड बाय। एडिशन अगर सेकेंड वर्जन है, जो भी है, डिपेंड करता है, एडिशन हर जगह नहीं होता, जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो हमें लिखना होता है। वॉल्यूम लिखना है कि वॉल्यूम नंबर ये है, यूजुअली जर्नल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। पब्लिशर, तो जर्नल में पब्लिशर देने की जरूरत नहीं है, तो मान लो किताब है और मैं चाहती हूँ ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन, सो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन। पब्लिकेशन डेट,
या ईयर जो भी आपके पास अवेलेबल है, 2015 है या पर्टिकुलर डेट आपके पास अवेलेबल है, आर्टिकल में डेट यूजुअली होता है तो वो पब्लिकेशन डेट डालना है। लोकेशन, अगर मैंने कोई रेंज ऑफ पेज नंबर यूज करा है तो इसको मैं लिखूंगी PP डॉट 45 to 115 हो गया। और पूरा पूरा लिंक या DOI, DOI क्या है? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, राइट, DOI। ठीक है, जो चाहूं मैं वो यूज कर सकती हूँ। अब साइटेशन फॉर्मेट क्या होता है, मैं आपको एक ही एंट्री दिखाऊंगी, उसी से आपको सब पता चल जाएगा। फर्स्ट नेम फुल स्टॉप, आर्टिकल टाइटल और इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ द पेज फुल स्टॉप विद इन डबल कोटेशन मार्क्स। ठीक है, देन वेबसाइट का टाइटल, जर्नल का टाइटल, जो भी आपके पास, किताब का टाइटल, कंटेनर, पब्लिशर का नाम, पब्लिकेशन डे, इन डे मंथ ईयर 15 मई 2026, कॉमा URL। सो ये पंक्चुएशन और फुल स्टॉप प्लीज अच्छे से देख लेना। और इन टेक्स्ट साइटेशन, जो हम टेक्स्ट के अंदर, आर्टिकल के अंदर साइटेशन यूज करते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं, लास्ट नेम स्लैश स्लैश साइड में पेज नंबर, कोई पंक्चुएशन नहीं, कुछ नहीं। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिखना है ऑर्डन पेज नंबर 15, दैट्स इट, ब्रैकेट खत्म। बिब्लियोग्राफी में एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, ये एग्जाम्पल देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। Now, I'll tell you certain other examples. So, single author, Achibi, Chinua, full stop, things fall apart, full stop, Heinemann, comma, this. In-text citation में Achibi 45 हो गया। Edited book है SP Work, Gayatri Chakravarti, Can the Subaltern Speak, Colonial Discourse and Post-Colonial Theory, comma, edited by Patrick Williams and Laura Chrisman, comma, Columbia UP, comma, date of publication, comma, page number, full stop। ठीक है, आर्टिकल, जर्नल आर्टिकल भी सेम, भाभा होमी की ऑफ मिमिक्री एंड द मैन एम्बिवैलेंस ऑफ कॉलोनियल डिस्कोर्स, अक्टूबर इज द नेम ऑफ द जर्नल। ये थोड़ा सा एक्चुअली टिल्ट, अच्छा यहाँ पे नेम ऑफ द जर्नल है नहीं, सिर्फ आर्टिकल का पता है, मुझे नेम ऑफ द जर्नल नहीं पता, मैंने डाल दिया नहीं, अक्टूबर इज द नेम ऑफ द जर्नल, ये आइटैलिक्स में होगा यार, ये आइटैलिक्स में होगा, ठीक है, दिस शुड बी इन आइटैलिक्स, ये आइटैलिक्स में नहीं है। ठीक है, देन पोएम अगर है, कीट्स जॉन ओड टू नाइटिंगेल द कंप्लीट पोएम्स, एडिटेड बाय सो एंड सो 1973, पेज नंबर। ठीक है, तो और दूसरा अगर एचईबी सिनेमा थिंग्स फॉल अपार्ट, हाइनमैन 958, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ से डिलीट होगा, सॉरी। हाँ, तो इंटेक्स साइटेशन, जैसे मुझे रेंज ऑफ लाइन देना है तो कीट लाइंस 1 to 10 ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा, कोई पंक्चुएशन नहीं, कुछ नहीं। प्ले अगर करना है, प्ले में क्या होता है, ये जो है इट इज एक्ट, सीन एंड लाइंस। एक्ट, सीन और लाइंस आपको ऐसे दिखने होते हैं। ठीक है, वेबसाइट का इस तरीके से आपको आर्टिकल का वो देना होता है, ये यहीं पे आएगा, ये अलग से नहीं आएगा। ठीक है, ये एक्चुअली यहीं पे आएगा। यूट्यूब वीडियो, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी एक्सप्लेन्ड, यूट्यूब, अपलोडेड बाय क्रैश कोर्स, 15 मार्च 2022 ना। अगर आप कंप्लीट वो नहीं देते हो, अगर आप मार्च लिख रहे हो तो फुल, यहाँ पे डॉट देने की जरूरत नहीं है, फेब लिख रहे हो तो डॉट देने की जरूरत है, फुल मंथ का नाम मेंशन करो तो डॉट की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे कर रहे हो 15 मार्च, इंस्टेड ऑफ मार्च जस्ट यूज पूरा मार्च, तो फुल स्टॉप आप अवॉइड कर लोगे। ठीक है, और ये भी यहाँ आएगा, इसके बगल में आएगा, इसे नीचे नहीं आएगा। ठीक है, ये है तुम्हारे साइटेशंस। क्लियर? नाउ इनटेक्स साइटेशंस, ना इनटेक्स साइटेशन एज आई सेड, बेसिक है, ऑथर का लास्ट नेम, पेज नंबर, कोई पंक्चुएशन नहीं, कुछ नहीं, विद इन पैरेंथेसिस, विद इन द ब्रैकेट्स, वन ऑथर, तो वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज सेंट्रल टू रोमांटिक पोइट्री, तो मुझे यहाँ पे वर्ड्सवर्थ लिखने की जरूरत नहीं। अगर ऑथर का या नाम अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन सेंट्रल टू रोमांटिक पोइट्री 45, बस मुझे ये मेंशन नहीं करना है कि किसका है। वर्क चाहो तो मेंशन कर दो, अगर 2-3 वर्क्स तुमने वर्ड्सवर्थ का लिखा है तो एक वर्क का जो छोटा सा टाइटल आप मेंशन कर सकते हो। ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव, वर्ड्सवर्थ 23, स्मिथ एंड जोन 78, स्मिथ एट ऑल, 3 और मोर ऑथर्स में, 3 और मोर ऑथर्स में स्मिथ एट ऑल, 2 ऑथर्स में ऐसे, ये वाला कभी अभी आया था एट ऑल। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पोस्ट, अगर ऑथर नहीं है, ऑथर नहीं है या ऑथर के 2 से ज्यादा आर्टिकल्स आपने करे हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म 34, शॉर्टन कर देना टाइटल, फिर उसको ऐसे देना है। देन अगर एक्ट, सीन, लाइन है तो ऐसे देना है, पोइट्री है तो नंबर्स देना है, चैप्टर और पेज अगर देना चाहो तो इस तरीके से दे सकते हो। इनडायरेक्टली अगर आप किसी को बताना चाहते हो कि कोटेड इन स्पीवर्क, किसी और के वर्क का कोटेशन में यूज कर रही हूं, तो मुझे इस तरीके से देना है। ठीक है, समझ गए ना?
हाँ, यूजिंग सिंगल स्पेसिंग, दीज आर सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स। रॉन्ग मार्जिन यूज करना, हैंगिंग इंटेंट ना समझना, पेज नंबर गलत करना, हेडिंग स्टाइल्स इनकंसिस्टेंट, जो भी करोगे पूरे पेपर में सेम होना चाहिए, ठीक है, पूरे पेपर में सेम होना चाहिए, चाहे तो इसको एक बार पढ़ लेना। वर्क साइटेड सेक्शन जो है वो इस तरीके से दिखेगा, सिंपल वर्क साइटेड। जब अगर कोई वर्क साइटेड है, जैसे ये है, ये एक ही लाइन में, दिस इज वन लाइन ओनली, ये साइटेशन एक लाइन में हमारी खत्म हो गई। बट कोई साइटेशन है जो दूसरे लाइन में रन कर रहा है, ये एक लाइन में खत्म नहीं हुआ, अगर वो दूसरी लाइन में जा रहे तो दूसरे लाइन में वी हैव टू यूज अ हैंगिंग इंडेंट 1/2 इंच का, समझ रहे हो? सेम इसमें भी हुआ है, देखो ये पूरे एक लाइन में खत्म नहीं होता, तो यहाँ पे हैंगिंग इंडेंट यूज करना जरूरी है। साइटेशंस को एक बार देख लेना, इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है ना। ब्लॉक कोटेशंस क्या होता है? व्हाट आर ब्लॉक कोटेशंस? जब कोटेशन 4 या मोर लाइन का है प्रोज का, इसके ऊपर भी पीवाईक्यू आ चुका है, या 3 या मोर लाइंस का है पोइट्री का, तो मार्जिन से और अंदर इसको करना है हैंगिंग इंटेंट यूज करके। डबल स्पेस, इंडेंट 1/2 इंच, डू नॉट यूज कोटेशन मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे कोटेशन मार्क की जरूरत नहीं है, तो ये कोटेशन ऐसे दिखेगा, पैराग्राफ के अंदर उसको हमें ऐसे क्रंच करके लगाना है। इसको चाहो तो एक बार गूगल करके देख लो, पेपर है, पेपर है। हैंगिंग कोटेशन जो है, अगर ये पेज है, ठीक है, ये मेरा पेज है, नॉर्मली ऐसे 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 पैराग्राफ्स है, ठीक है, बट हैंगिंग इंटेंट जो होगा, जो ब्लॉक कोटेशन होगा, वो इस तरीके से बीच में रहेगा, 1/2 इंच इसको साइड करना है पूरे कोटेशन को। ओके, लेट मी जस्ट एक्चुअली शो इट टू यू प्रॉपर्ली। ये पूरा लाइन है, ठीक है, लाइंस 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 लाइंस। अगर मुझे कोटेशन है, ब्लॉक कोटेशन है, तो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, तो इसको ना यहाँ पे 1/2 इंच इंडेंट करके मुझे साइड करना है, पूरे कोटेशन को ऐसे बीच में रखना है, साइड करके थोड़ा सा अलग से हटके, ताकि वो दिखे कि वो कोटेशन है, ठीक है ना। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव लैंग्वेज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बायस फ्री लैंग्वेज के लिए है, जेंडर न्यूट्रलिटी को प्रमोट करने के लिए है। एंड एग्जांपल्स आर, इंस्टेड ऑफ मैनकाइंड यूज ह्यूमनकाइंड, डिसेबल्ड पर्सन की जगह पर्सन फर्स्ट लैंग्वेज, डिसेबल्ड पर्सन इंस्टेड ऑफ क्रिपल या किसी तरीके का इंसल्ट, हर कम्युनिटी को हमें रिस्पेक्ट करके चलना है। So these are 2 homework questions for you. Do solve it. Do solve the 2 homework questions. इसको देख लो और सॉल्व कर लेना, ठीक है। ठीक है, इन केस यू हैव स्टिल नॉट ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज डू सो। इसके थ्रू आप मुझसे डायरेक्टली भी संपर्क कर सकते हैं, कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू गेट योर नोट्स फ्री। आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे बैच टाइप में, यूजीसी नेट कैटेगरी में, यहाँ पे एनरोल नाउ पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही आपको इस तरीके से लेक्चर्स एंड नोट्स एक जगह पे, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। मेक श्योर दैट यू डू इट। सो समरी में हमने पढ़ा, वी टॉक्ड अबाउट रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स फॉर इंग्लिश, इसमें हमने देखा ओरल मेथड्स, आर्काइवल मेथड्स, ओरल, आर्काइवल, ऑटोबायोग्राफी, टेक्सचुअल, राइट, ethnographic, interview and visual methodologies. And हमने देखा MLA citations को, and MLA citations, right, MLA formatting and citations. ठीक है, चलो, take care all of you, thank you so much and all the very best. Thank you, take care.